P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 4 जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसके परिचय में देखेंगे कि सर्दियाँ कपाती हैं और गर्मियाँ पसीनों में डुबाती हैं। जब वर्षा ऋतुओं की रानी बनकर जलकणों से धरती की प्यास बुझाती हैं, मौसम, तापमान, आर्द्रता, पवन संचार तथा वर्षण आदि तत्वों से जलवायु की संरचना करता है। जलवायु ही वह तत्व है जो इस पृथ्वी पर मानव के भोजन, वस्त्र तथा आवास की प्रकृति का निर्धारण करती है। इस प्रकार से मौसम वायुमंडल की वह क्षणिक अवस्था है जो अल्पावधि में परिवर्तनशील होता है। मौसम एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में ही बदल सकता है। जलवायु से आशय अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से लगाया जाता है और इस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु मानसून से जुड़ी है। मानसून का शाब्दिक अर्थ है मौसम, अतः मानसून पवनें वह हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। भारत की मानसूनी जलवायु से आशय एक ऐसी जलवायु से लगाया जाता है जिसमें ऋतुवत पवनों की दिशा बदल जाती है और इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु पर वर्ष भर मानसून पवनों का प्रभाव बना रहता है। अतः भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहना समीचीन होगा, क्योंकि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी इसी जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानसूनी जलवायु में एक रूपता तथा विविधता। आइए देखते हैं। मानसूनी पवनें दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत के मध्य एकता का सूत्र पिरो देती हैं। जलवायु की व्यापकता और समरूपता के कारण इन क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा करना घातक हो सकता है और इस प्रकार भारत के विविध प्रदेशों में पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक मौसम और जलवायु की विविधता का अनुभव किया जा सकता है। केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जलवायु से भिन्न है। भारत की समग्र जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं निहित हैं। यहाँ तापमान की मात्रा में भिन्नता, पवनों का क्रम तथा वर्षण की मात्रा और अवधि जलवायु में विविधता लाने के लिए उत्तरदायी है। प्रादेशिक मौसम संबंधी विविधताएं ही जलवायु के उपवर्गों की जनक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत के पश्चिमी मरुस्थल में जब गर्मियों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं सर्दियों में यहाँ तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान में जून के महीने में जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अरुणाचल में यह मात्र 19 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गर्मियों में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग लू से तपते हैं, तब मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर आदि पर्वतीय नगर रमणीक जलवायु के कारण पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। और इस प्रकार से भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में
तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। केरल और अंडमान में सागर के जल के समकारी प्रभाव के कारण दिन रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, जबकि रायपुर तथा अजमेर के दिन और रात के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। दिल्ली गर्मियों में गर्मी की उष्णता से आहत रहती है और सर्दियों में हाड़ मांस कपा देती है। वही तिरुवनंतपुरम दोनों ऋतु में तापमान के अंतर का शिकार नहीं होता है। भारत में वर्षा के वितरण तथा समय में भारी विविधताएं परिलक्षित होती हैं। हिमालय के पर्वतीय शिखरों पर वर्षण हिमपात के रूप में, जबकि अन्य भागों में यह जलकणों के रूप में होता है। मेघालय की गारो खासी की पहाड़ियाँ जहाँ 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, राजस्थान मात्र 9 सेंटीमीटर वर्षा पर ही सब्र कर लेता है। मेघालय राज्य की पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में इतनी वर्षा हो जाती है जितनी जैसलमेर में पूरे वर्ष में भी नहीं हो पाती है। असम, पश्चिमी बंगाल और बिहार जब अधिक वर्षा के कारण बाढ़ों का प्रकोप झेलते हैं, तब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ जाते हैं। और इस प्रकार से मेघालय राज्य का मासिनराम संसार की सर्वाधिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर प्राप्त करता है, जबकि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत मात्र 9 सेंटीमीटर तक रहता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जुलाई से अगस्त माह तक गंगा डेल्टा, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र प्रत्येक तीसरे या 5वें वर्ष प्रचंड चक्रवाती वर्षा और तूफानों का दंश झेलते हैं। और इस प्रकार से इसी अवधि में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट का मौसम शांत और शुष्क बना रहता है। और इस प्रकार से भारत की 80% वर्षा जून से सितंबर तक होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से हल्की वर्षा प्राप्त करता है। देश का शेष भाग शुष्क बना रहता है। हाँ, शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनों से कोरोमंडल तट पर घनघोर वर्षा के कारण तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है। और इस प्रकार से जलवायु की विविधता और वर्षा की असमानता भारत की मानसूनी जलवायु में लय और एकता प्रदान करने में सक्षम है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आइए देखते हैं। यह जान लेने पर कि भारतीय जलवायु विविधता लिए हुए है, यह जानना भी आवश्यक है कि इस विविधता में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक और दूसरा है वायुदाब एवं पवन संचार संबंधी कारक। आइए देखते हैं। पहला है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। भारत की जलवायु को स्थिति तथा उच्चावच संबंधी निम्न कारक प्रभाव डालते हैं, जिसमें पहला है अक्षांश। आइए देखते हैं। अक्षांश कर्क वृत्त भारत को उत्तर तथा दक्षिण के रूप में 2 भागों में बांटती है। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। अतः दक्षिण में वर्ष भर ऊंचे तापमान बने रहते हैं। इस क्षेत्र में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर भी कम रहता है। उत्तरी भाग विषुवत वृत्त से दूर होने के कारण अधिक दैनिक तथा वार्षिक तापांतर को सहन करता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत।
भारत के उत्तर में स्थित पर्वतराज हिमालय भारत के लिए जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय की गगनचुंबी पर्वत चोटियाँ उत्तर की ओर से आने वाली शीतल पवनों से भारत की सुरक्षा करता है और बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसून पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहभागी बनता है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो उत्तर का विशाल मैदान शुष्क मरुस्थल होता। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जल और स्थल का वितरण। आइए देखते हैं। भारत के उत्तर में जहाँ पर्वत श्रृंखला है वहीं दक्षिण में 3 और सागर स्थित है। जल स्थल की अपेक्षा देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के तापमान के अंतर के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में पृथक पृथक ऋतुओं में अनेक वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार से वायुदाब की भिन्नता पवन संचार को जन्म देती है। आगे हम लोग देखेंगे समुद्र तट से दूरी। आइए देखते हैं। भारत की विस्तृत तटरेखा सागर के जल के समकारी प्रभाव के कारण जलवायु को अधिक गर्म शीतल होने से बचाता है, जबकि समुद्र तट से दूर क्षेत्र गर्मियों में अधिक गर्म तथा सर्दियों में अधिक ठंडे हो जाते हैं। और आगे है समुद्र तल से ऊंचाई। आइए देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। यही कारण है समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय प्रदेश मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडे हो जाते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जनवरी में जब आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है तब दार्जिलिंग में यह मात्र 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मई जून में जब मैदानों में गर्म लू चलती है तो शिमला में सुहावना मौसम रहता है। आगे हम लोग देखेंगे उच्चावच। आइए देखते हैं। भारत का उच्चावच विषम है जो तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। जून और जुलाई माह में असम पवनाभिमुखी ढाल के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पश्चिमी घाट से सटा दक्षिणी पठार पवनाभिमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त कर पाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुदाब व पवनों से जुड़े कारक। आइए देखते हैं। भारत की स्थानीय जलवायु की दशाएं निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाओं से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, जिसमें पहला है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण और दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण और तीसरा है शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। आइए देखते हैं हम लोग शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। आइए देखते हैं। उपर्युक्त तीनों कारकों के संदर्भ में शीत ऋतु के मौसम की क्रियाविधि को इस प्रकार समझा जा सकता है। इसमें पहला है धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु के मौसम पर मध्य एवं पश्चिमी एशिया के मौसम का प्रभाव पड़ता है। इस काल में हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है, अतः पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती हैं। ये पवन शुष्क होती हैं। जब ये पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं
और मध्य पूर्व में गंगा की घाटी के ऊपर पहुंच जाती हैं तो संपूर्ण उत्तरी भारत इन पवनों के प्रभाव में आ जाता है। ये पश्चिमी जट के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। आइए देखते हैं। धरातल के निकट प्रवाहित होने वाली उपर्युक्त पवनों के ऊपर लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भिन्न प्रकार की वायु का संचरण होता है। इन पर पश्चिमी एशिया से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है। जो पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं, जेट प्रवाह कहलाती हैं। और इस प्रकार से तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के लिए अवरोधक बन जाती है। और इस प्रकार से यह जेट प्रवाह 2 शाखाओं में बट जाता है, जिसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में जबकि दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व में बहती है। जेट प्रवाह की इस शाखा का भारत के जाड़ों के मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करके भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। शीतकाल में जैसे ही रात का तापमान बढ़ता है, इनका प्रवेश जेट पवनों के माध्यम से हो जाता है। इनसे उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा होती है या शीतलहर आ जाती है। ये ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने हैं जिसका धरातलीय संचरण के रूप में दिखाया गया है। ठीक, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कहाँ पे लो प्रेशर होता है और कहाँ से हिंद महासागर से ये मानसूनी पवनें भारत की ओर चलती हैं। ठीक, और इसमें भारत के पास केरल के पास पहुँच कर के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये दोनों शाखाएं भारत में पहुँच कर के मानसूनी वर्षा को जन्म देती हैं। हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होकर तेज पवनों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटीय भागों में व्यापक वर्षा करते हैं। तीव्रगामी पवनों तथा मूसलाधार वर्षा के कारण ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफानी आपदा बनकर टूट पड़ते हैं। आगे है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। आइए देखते हैं। उपर्युक्त तीनों कारकों की क्रियाओं के अनुरूप ग्रीष्म ऋतु के मौसम में उनकी क्रियाविधि को निम्नवत स्पष्ट किया गया है, जिसमें पहला है धरातलीय वायुदाब और पवनें। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, भारत में गर्मी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। भारत के उच्च तथा निम्न वायुदाब क्षेत्रों में पवनों का संचरण प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से धरातल के निकट जो निम्न वायुदाब पेटी है उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस समय तक जेट प्रवाह भारत को छोड़कर चला गया होता है। ऋतुविदों का मत है कि भूमध्यरेखीय द्रोणी तथा जेट प्रवाह के लौटने में अंतर संबंध पाया जाता है, क्योंकि यही निम्न वायुदाब क्षेत्र विभिन्न दिशाओं की पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रक्रिया में जो उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहत विषुवत वृत्त को लांघकर दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है और इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से इसे जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहता है। यह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में गतिमान बना रहता है। वायुदाब के ऊपरी भाग में इसकी गतिशीलता 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बनी रहती है और इस प्रकार से पूर्वी जेट प्रवाह
तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में वर्षा के वितरण को प्रभावी होते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत की ग्रीष्मकालीन वर्षा की दिशा, गहनता एवं प्रवाह इन्हीं चक्रवातों द्वारा निर्धारित की जाती है। और ये आगे है, ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा। आगे चलते हैं। आगे है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या कह लीजिए ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। विषुवत वृत्त पर स्थित जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है वह अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के मिलन के कारण वायु ऊपर उठने लगती है और जुलाई माह में यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित हो जाता है। इसे मानसून गर्त भी कहा जाता है। शीत ऋतु में इसके दक्षिण की ओर खिसक जाने से पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, जिसे उत्तर पूर्व मानसून की संज्ञा दी जाती है। आगे है भारतीय मानसून की प्रकृति। आइए देखते हैं। मानसून एक सुनिश्चित जलवायु का कारक है। मानसून के विषय में भूगोलविद सदियों से शोध कर रहे हैं, परंतु वह आज भी उनके लिए पहले ही बना हुआ है। मानसून की उत्पत्ति एवं प्रकृति जानने के लिए अनेक गंभीर प्रयास किए गए, परंतु सिद्धांत पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। इस समस्या का हल तब ज्ञात हुआ जब भूमंडलीय स्तर पर शोध कार्य किए गए। इस संदर्भ में निम्न बिंदु जानने योग्य हैं। पहला है मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर प्रस्थान करना। दूसरा है वर्षा लाने वाले तंत्र, उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तीसरा है मानसून वर्षा के वितरण तथा वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध होना। और चौथा है मानसून में विक्षेप। हम लोग देखेंगे एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रकट होता है। यह संपूर्ण विश्व में वर्षा, बाढ़ तथा सूखा लाने के लिए उत्तरदायी है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रकट होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो पेरू के तट के निकट उष्ण सागरीय धारा के रूप में प्रकट होता है, जिससे भारतीय मानसून तथा वर्षा तंत्र प्रभावित होता है। और इस प्रकार से यह वास्तव में विषुवतरेखीय उष्ण जलधारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू या कह लीजिए हम्बोल्ट जलधारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है, जिसके प्रभाव से पेरू के तट के तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होते हैं, जिसमें पहला है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में बिगाड़ उत्पन्न हो जाना, और दूसरा है सागरीय जल की वाष्पीकरण की प्रक्रिया का प्रभावित होना, और तीसरा है प्लवक की मात्रा में कमी होने से मछलियों की संख्या घट जाना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके प्रचंड होने पर भारत में मानसून का प्रस्फोट देर से तथा सामान्य रहने पर मानसून का प्रस्फोट समय पर होता है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून का प्रारंभ। आइए देखते हैं। भारत में वर्षा लाने में निम्नलिखित 2 तंत्रों की सक्रिय भूमिका रहती है, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अरब सागर से उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा की बारंबारता में परिवर्तन होते रहना। और
उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और चीन सागर में उत्पन्न होकर उत्तरी भारत के मैदान को अपनी बूंदों से नहलाते हैं और अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा जो भारत के पश्चिमी तट को अपनी बूंदों से तृप्त करती है या पर्वतीय वर्षा का प्रारूप होती है। इसके लिए निम्न दो कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है सागर तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं और दूसरा है अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं अपनी बारंबारता को परिवर्तित करते रहते हैं। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से अनियंत्रित होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष डोलता है, वर्ष में इन चक्रवातों की दिशा, मार्ग और वर्षा की मात्रा में भी उतार चढ़ाव आ जाता है और इस प्रकार से उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। ये देख रहे हैं, ये मानचित्र है भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियों के बारे में बताया गया है कि मानसून जब दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से जब निकलता है या कह लीजिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब उठता है तो वह केरल के पास में आता है और केरल से टकरा करके दो भागों में डिवाइड होता है, एक अरब सागर का मानसून, दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। दोनों मानसून की शाखाएं पूरे भारत में वर्षा करती हैं और मानसून जब आता है सबसे पहले 1 जून को केरल में आएगा, फिर उसके बाद 5 जून को ये कर्नाटक के आसपास रहता है, फिर 10 जून में महाराष्ट्र और उड़ीसा और इधर बिहार पटना पहुंच जाता है, ठीक। और उसके बाद 15 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है और इधर गुजरात के आसपास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद 1 जुलाई को ये राजस्थान में पहुंच जाता है। 15 जुलाई को लगभग पूरे भारत में मानसून पूरे भारत को अपने आगोश में ले लेता है, ठीक। और चलते हैं इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे मानसून में विच्छेद। आइए देखते हैं। मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाने पर उसके बीच में जो अंतराल पड़ जाता है उसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मानसून काल में एक बार वर्षा प्रारंभ हो जाने के बाद 1 या 2 सप्ताह तक वर्षा ना हो पाना मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून विच्छेद के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा रहा है, जिसमें पहला है उत्तरी भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या घट जाना, दूसरा है पश्चिमी तट पर मानसून पवनों का तट के समानांतर बहना और तीसरा है राजस्थान में तापमान की विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाना। इससे आर्द्र पवनें ऊपर उठने के कारण वर्षा नहीं कर पाती। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानसून का निवर्तन। आइए देखते हैं। शरद ऋतु आते ही मानसून का पीछे लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। सितंबर माह में जैसे ही उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब पनपता है, मानसून पीछे लौटने पर विवश हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत मानसून रहित हो जाता है। लौटती मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर उत्तरी पूर्वी मानसून बनकर कोरोमंडल से टकराकर तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा कर देती हैं। ये जनवरी में दिन का माध्य मासिक तापमान का ये मानचित्र है, ठीक, जो इस प्रकार से हमारे सामने है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय ऋतुओं की लय। आइए देखते हैं। भारत की जलवायु की दशाओं को उसकी वार्षिक ऋतु चक्र से भली प्रकार समझा जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत की ऋतुओं को निम्नवत वर्गीकृत किया है,
इसमें पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु और चौथा है मानसून के निवर्तन की ऋतु। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली प्रकार समझा जा सकता है, जिसमें पहला है तापमान। आइए देखते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु का आगमन नवंबर माह के मध्य से माना जाता है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी माह में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। यहाँ औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि पंजाब और राजस्थान में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में शीत होने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा है हिमालय की ऊंची श्रेणियों पर भारी हिमपात होने के कारण निकट का यह क्षेत्र शीत लहर का शिकार बन जाता है। और तीसरा है फरवरी माह में कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडे पवनें उत्तरी भारत में शीत लहर उत्पन्न कर देती हैं और इस प्रकार से उत्तरी भारत में पाला और कोहरा कहर बर्फ पाता है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु का अनुभव नहीं होता है। विषुवत रेखा की निकटता और सागर के समकारी प्रभाव से ऐसा होता है कि शीत ऋतु में तिरुवनंतपुरम में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान कम रहता है। भारत वायुभार एवं धरातली पवने जनवरी के महीने का मानचित्र है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुदाब तथा पवने। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस प्रकार से उत्तरी मैदान उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। दक्षिणी भारत में तापमान की अधिकता के कारण निम्न वायुदाब बना रहता है। अतः पवने उत्तरी पश्चिमी उच्च वायुदाब से हिंद महासागर के निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। गंगा घाटी में इनकी दिशा उत्तर पश्चिमी, जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में इनकी दिशा उत्तर हो जाती है, जहाँ से ये उत्तर पूर्व चलती हैं। शीत ऋतु में अधिकांश भारत में मौसम सुहावना रहता है। फिर भी कभी कभी पश्चिमी चक्रवात वर्षा तथा शीतलहर से सर्दी बढ़ा देते हैं। पश्चिमी चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी एशिया तथा पाकिस्तान को पार करके भारत पहुँचते हैं। इनसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। और इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी मानसून पवने बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके कोरोमंडल तट से टकराकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य में व्यापक वर्षा करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानसून का रचना तंत्र। मानसून के रचना तंत्र को स्थल और जल के वायुमंडलीय परिवर्तन के माध्यम से समझा जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पॉलिनेशिया के ताहिती तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन वाले वायुदाब का अंतर ज्ञात कर मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। और इस प्रकार से भारतीय मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून को संभावित व्यवहार के विषय में पूर्वानुमान लगाता है। आगे हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु तापमान। आइए देखते हैं। मार्च से जून तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दक्कन के पठार और गुजरात में यह 38 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिणी भारत में कम गर्मी रहती है। पश्चिमी घाट के ऊंची भाग में तापमान मात्र 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यह मानचित्र है भारत वायु भार एवं धरातली पवने। आगे चलते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे उत्तरी भारत में ऊंचे तापमान के कारण निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब की द्रोणी उत्तरी पश्चिमी के थार के मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ के पठार तक विस्तृत हो जाती है और इस प्रकार से बांग्लादेश, उत्तरी बंगाल तथा बिहार होता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसी क्षेत्र में आ धमकता है, जिससे वहाँ वर्षा का आगमन होना तय हो जाता है। उत्तरी पश्चिमी अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र का केंद्र लू से ग्रसित रहता है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरे तूफान आते हैं। इनसे होने वाली हल्की वर्षा और शीतल बयार के झोंकों से मौसम सुखद हो जाता है। जैसे ही इन पवनों का संपर्क शुष्क और उष्ण वायु संहतियों से होता है, तेज पवनें तूफान बनकर मूसलाधार वर्षा कर डालती हैं। कभी कभी वर्षा के साथ ओले भी गिर जाते हैं। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर जो पूर्व मानसून की बौछार पड़ती है, उन्हें केरल और तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह वर्षा वहाँ आमों के पकने में सहायक होती है। दूसरा है फूलों वाली बौछार। ग्रीष्म के समाप्त होने पर केरल में पूर्व मानसून की जो वर्षा कहवा के फूल खिलाने में सहायक होती है, उसे फूलों वाली वर्षा कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे काल बैसाखी। वैशाख के महीने में पश्चिमी बंगाल में शाम के समय जो विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें चलती हैं, उन्हें काल बैसाखी कहते हैं, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाला विनाश। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहते हैं। यह वर्षा इन क्षेत्रों में विनाश ला देती है। चाय, चावल और पटसन की फसलों को लाभ भी पहुंचती है। और आगे नेक्स्ट है लू। मई और जून माह में ग्रीष्म ऋतु में पंजाब से बिहार तक चलने वाली गर्म शुष्क और पीड़ादायक पवनें लू कहलाती हैं। इनके चपेट में आकर अनेक लोग मर भी जाते हैं। दिल्ली और पटना नगरों के बीच के क्षेत्र में लू का प्रचंड प्रकोप रहता है। दोपहर में लू के प्रकोप के कारण लोग घरों में दुबक जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु या कह लीजिए वर्षा ऋतु। मई में उत्तरी पश्चिमी मैदान में जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, जून के आते आते वह अधिक विस्तृत हो जाता है और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी के उच्च वायुदाब क्षेत्र से मानसूनी पवनें इस ओर चलने लगती हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में प्रवेश करके भारत के ऊपर संचरण करने वाली वायु में मिल जाती हैं। इन आर्द्र पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इस ऋतु में वर्षा यकायक प्रारंभ हो जाती है, जिससे तापमान गिर जाता है। ये मानचित्र है भारत जुलाई में दिन का माध्य मासिक तापमान। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे आर्द्रता भरी इन पवनों का अचानक चलना मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है। देश के आंतरिक भागों में यह स्थिति जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आ जाती है। जुलाई माह में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। भारतीय भूखंड पर मानसून निम्न 2 शाखाओं के रूप में पहुंचता है। एक है अरब सागर की शाखा की मानसूनी पवनें और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसून पवनें। आइए चलते देखेंगे अरब सागर की मानसून पवनें।
अरब सागर से चलने वाली मानसून पवनें निम्न 3 शाखाओं में बंटकर संपूर्ण क्षेत्रों में वर्षा प्रदान करती हैं, जिसमें पहला है अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट के ढालों पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के से नीचे उतरने के बाद ये पवनें गर्म हो जाती हैं और इस प्रकार से इनसे पूर्वी ढालों पर कम वर्षा हो पाती है, क्योंकि यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। पूरे बंगलुरु तथा कोझिकोड में कम वर्षा होने का यही कारण है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर की मानसून पवने की दूसरी शाखा मुंबई से उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों में व्यापक वर्षा करती हैं। छोटे नागपुर पठार पर 15 सेंटीमीटर वर्षा करके यह शाखा गंगा की घाटी में पहुंच जाती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से जुड़ जाती है। ये पवनों की भारत दाब एवं धरातली पवने के बारे में ये बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, अरब सागर की मानसून पवनों की तीसरी या कह लीजिए तृतीय शाखा सौराष्ट्र और कच्छ में वर्षा करके अरावली को लांघकर पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा करती है। यह पंजाब और हरियाणा में बंगाल की शाखा से जुड़ जाती है। आगे है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून पवनें म्यांमार तथा बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब के प्रभाव से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर चली जाती है तथा पंजाब तक पहुंचती है और इनकी दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश कर व्यापक वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराकर खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासेर राम में 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे है इन पवनों के व्यापक प्रभाव से कोरोमंडल तट वर्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है और इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता, जिसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और इस प्रकार से यहाँ वर्षा नहीं होती है। दूसरा है कोरोमंडल तट अरब सागर की मानसून शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण इससे भी वर्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानसून वर्षा की विशेषताएं। आइए देखते हैं। भारतीय मानसूनी वर्षा की विशेषताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है, जिसमें पहला है मानसूनी वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर तक की अवधि में ही प्राप्त हो पाती हैं। नेक्स्ट है मानसूनी वर्षा का नियंत्रण स्थाकृतियों के हाथों में रहता है, क्योंकि पश्चिमी घाट का पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पवनाभिमुखी ढाल अल्प वर्षा प्राप्त कर पाता है। तीसरा है सागर से बढ़ती दूरी वर्षा की मात्रा को कम करती जाती है और उदाहरण के लिए कोलकाता 11.9 सेंटीमीटर, पटना 105 सेंटीमीटर, जबकि दिल्ली मात्र 56 सेंटीमीटर वर्षा ही प्राप्त कर पाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानसूनी वर्षा गीले दौरों के साथ सूखे दौरे भी लेकर आती है। चक्रवाती अवदाब वर्षा में विच्छेदन की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। गीले दौरों के कारण बाढ़, जबकि सूखे दौरे सूखा डाल देते हैं। पांचवा है ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होकर मृदा अपरदन का कारण बन जाती हैं। और आगे है छठा है
भारतीय कृषि का आधार मानसूनी वर्षा ही है, जिसका 3/4 अंश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही मिलता है। आगे है 7वां पॉइंट। मानसूनी वर्षा की मुख्य विशेषता उसका असमान वितरण है। यह कहीं 250 सेंटीमीटर वर्षा प्रदान करती है तो कहीं मात्र 10 सेंटीमीटर ही वर्षा कर पाती है। और नेक्स्ट है, मानसूनी वर्षा अनेक बार कभी प्रतीक्षा कराने के बाद निश्चित अवधि से देर से होती है। और आगे है नेक्स्ट पॉइंट, मानसूनी वर्षा की एक विशेषता इसका समय से पूर्व ही सिमट जाना है। वर्षा के अवसान से खेतों में लहलहाती फसलें जलाभाव में सूख जाती हैं। साथ ही शीतकालीन रबी की फसल बोने में भी कठिनाइयां आ जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर में उत्तरी पश्चिमी भारत में जैसे ही तापमान गिरना प्रारंभ होता है, मानसून वापस लौटने लगता है। वायुदाब की द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकने से इसे लौटने में सहायता मिलती है। सितंबर माह में राजस्थान से मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से गंगा के मैदान, गुजरात तथा मध्यवर्ती उच्चभूमि से भी यह वापस लौटने लगता है। अक्टूबर माह में यह बंगाल की खाड़ी की उत्तरी भाग से नवंबर में कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ने लगता है। दिसंबर के मध्य तक उत्तरी भारत मानसून पवनों से रहित हो जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान में वृद्धि होने लगती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मौसम कष्टदायक बन जाता है, जिसे कार्तिक की उष्मा कहा जाता है। मानसून निवर्तन की ऋतु में उत्तरी भारत के मौसम शुष्क रहता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में हल्की वर्षा चक्रवाती अवदाबों से होती है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से भारत में पहुंचकर वर्षा करते हैं। दक्षिण भारत में अंडमान सागर में पैदा होने वाले चक्रवात गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के डेल्टाओं के लोगों पर विनाशक तूफान बनकर टूटते हैं और इस प्रकार से हर वर्ष यह आपदा पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में आती है। अरब सागर में इनका प्रायः अभाव ही रहता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारत को ऋतुओं और फसलों का देश कहा जाता है। भारतीय मनुष्यों ने पारंपरिक रूप से 2 माह की अवधि के अनुरूप भारत को 6 ऋतुओं में बांटा है। भारतीय ऋतु चक्र का यह आधार प्राचीन काल है। यह भी स्मरणीय है कि उत्तर भारत की ऋतुओं का यह क्रम दक्षिणी भारत पर लागू नहीं होता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष चैत्र से शुरू होकर फाल्गुन पर जाकर समाप्त हो जाता है। ऋतुओं एवं माह का, जिसमें है बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है। ये 6 ऋतुएं हैं। ठीक, और ये भारतीय पंचांग के अनुसार महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक, और इसको अंग्रेजी के पंचांग के अनुसार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते वर्षा वितरण के मानचित्र पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण सर्वत्र समान नहीं है। भारत में औसत रूप से वर्ष में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके क्षेत्रीय वितरण में भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत में मानसूनी वर्षा के वितरण को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण का ये मानचित्र है। इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कहाँ अधिक वर्षा होती है, कहाँ मध्यम वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। आगे हम लोग देखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। भारत के जिन भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्र, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी इन्हीं क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। भारत के जो क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं।
पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी क्षेत्र, गंगा का उत्तरी मैदान, कछार की घाटी और मणिपुर इन्हीं क्षेत्रों में। तीसरा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। भारत के जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन का पठार, जम्मू कश्मीर इसी क्षेत्र के अंतर्गत आगे है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। भारत के जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अल्प या अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक, लद्दाख, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्षा की परिवर्तिता। स्थान विशेष पर वर्षा की मात्रा की प्रतिशत में विचलन होना ही वर्षा की परिवर्तिता कहलाती है। परिवर्तिता भारतीय मानसूनी वर्षा का एक विशेष लक्षण है। वर्षा की परिवर्तिता को ज्ञात करने का अभिकल्पित सूत्र इस प्रकार है। वर्षा की परिवर्तिता बराबर विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन / माध्य × 100। आगे चलते इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 4 के काफ़ी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने यहाँ पर किया है और आज यहीं तक। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।